name is Preet Shah. I'm a chartered accountant and a faculty member of Naukar Institute, having an experience of 3 years in the subject of accountancy and audit. With me today is CACS Kamna Somani ma'am, another faculty at Naukar Institute and also a ranker at both inter as well as final level of chartered accountancy. And if you find that amazing, she also has a rank at the CS executive level. She has a teaching experience of more than 8 years and deals with the subject of mathematics at the foundation level and audit at the intermediate level. Thank you for this introduction, Preet sir. Today we have gathered here to discuss about the subject of audit and assurance at the intermediate level of chartered accountancy course. Now, ये सब्जेक्ट का नाम सुनते ही काफी लोगों को डर लगने लगता है, काफी का कॉन्फिडेंस गिर सा जाता है. However, I believe that ये टॉक शो खत्म करते करते ये सारे जो मिथ्स है ना, उसे हम दूर कर पाए. इस टॉक शो से हम सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि ऑडिट में पास कैसे होना है, बट ऑल्सो कि सिंसियर स्टूडेंट्स इससे एग्जामिशन कैसे लाए. सर, काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि ऑडिट एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है. आपका क्या ख्याल है इस बारे में? Ma'am, I believe that this is another myth that we should burst. And I think काफी बच्चे यही सोच के उनका मन उठ जाता है कि ऑडिट एक थियोरी सब्जेक्ट है, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा. ऑडिट इज डेफिनेटली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मेरा मानना तो है. एंड जिसका एक्सपीरियंस ये लोग आर्टिकलशिप के 3 सालों में करेंगे. But before gaining that experience, you definitely have to gain knowledge of the process. And बस उसी सोच के साथ हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए. इनफैक्ट मैं तो बच्चों को यही कहता हूँ कि पढ़ने से पहले इमेजिन करो दैट यू हैव बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड रिलायंस टाटा जैसा कोई बड़ा सा ऑडिट मिला है और अपनी इंप्रेशन लगाने के लिए, अपने आप को मार्केट में प्रूव करने के लिए तुम्हें ऑडिट अच्छे से करना पड़ेगा. बट उससे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि ऑडिट में तुम्हें करना क्या है. वेरी ट्रू सर, आपने सही बोला कि हमें ऑडिट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है. ऑडिट इज मोर लाइक अ प्रोसीजर, जिसमें हमने सीक्वेंस समझ लिया कि पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी करेंगे. कोई भी आप डील करते हो तो पहले सामने वाले को पहचानोगे तो सही ना. तो ऑडिट में भी आपको पहले क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करो एंटिटी को. आप किसी से भी ऐसे ही तो डीलिंग ऑडिट करोगे बिना सोचे समझे, तो आप उसकी रिस्क कैसे ढूंढोगे. तो पहले अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, अंडरस्टैंडिंग करोगे तो रिस्क असेसमेंट समझ में आएगा, रिस्क असेसमेंट इजी हो जाएगा. और उसके लिए फिर आप मटेरियलिटी डिसाइड करोगे कि मेरे लिए इस क्लाइंट के वहां मटेरियलिटी कितना होना चाहिए. अगर इन स्टेप्स में हमें क्या क्या करना है ये समझ लिया ना, तो काफी हेल्प हो जाएगी हमारी. बट मैम, एक सवाल बच्चों का आता रहता है कि कौन सी बुक से हम ऑडिट पढ़े. मतलब काफी बच्चे ऐसे ढूंढते रहते हैं कि ऑडिट के लिए कोई एक रेफरेंस बुक मिल जाए जो हमें पास करवा दे और कोई एक अच्छी रेफरेंस बुक मिल जाए. बट आई बिलीव दैट इज टोटली अननेसेसरी. आई एग्री विद यू सर. स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए ना स्टडी मटेरियल से ज्यादा बेटर और कुछ नहीं. मैंने जब अपनी पढ़ाई की थी, मैंने इंस्टीट्यूट ICAI के स्टडी मटेरियल के सिवा और कुछ रेफर नहीं किया था. इनफैक्ट सारी रेफरेंस बुक्स स्टडी मटेरियल से तो बनाई जाती है, पेपर भी तो उसी में से बनाया जाएगा. तो कितनी भी रेफरेंस बुक्स आप क्यों ना ढूंढ लो, स्टडी मटेरियल से जो पढ़ने का सेटिस्फेक्शन और कंप्लीटनेस जो आता है वो और कोई रेफरेंस बुक से नहीं आएगा. तो आई बिलीव रादर देन वेस्टिंग टाइम रीडिंग द रेफरेंस बुक फर्स्ट देन स्टडी मटेरियल, एक ही काम करो ना, रीड द स्टडी मटेरियल ट्वाइस. जो करना है वही करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. हमें बस एक ही चीज पे फोकस करना है कि अगर ये ICAI इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इसने अगर कोई बुक्स हमें दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी होगी. बी इट CA इंटर, बी इट CA फाइनल, ये सबके लिए एक कॉमन आइडिया है आप लोगों के लिए. एब्सोल्युटली ट्रू मैम. अनदर थिंग इज कि ऑडिट को रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ये बोलते हुए कि सर हमें ऑडिट थियोरी सब्जेक्ट है तो रट्टा मारना ही पड़ेगा. बट मैं तुम्हें कह दूं कि कुछ कीवर्ड्स है, डेफिनेटली आई वोंट डिनाई कि बिल्कुल ही याद नहीं करना है. हाँ, कुछ कीवर्ड्स है, पॉइंट्स है, उसे आप बार बार पढ़ो तो याद हो ही जाएगा, मतलब अपने आप ही याद हो जाएगा. ओके,
और उसका यूसेज हमें डेफिनेटली एग्जाम में करना है अपने आंसर्स लिखने में, ताकि हमारे आंसर्स अच्छे हो, क्रिस्प हो, प्रिसाइज हो। पर बाकी सब कुछ अगर समझ के अपने खुद के वर्ड्स में भी यूज कर, मतलब लिख ले, यूजिंग अ गुड लैंग्वेज अगर हम उतना भी लिख ले तो चलेगा। हाँ, इफ यू फील कि तुम्हारी लैंग्वेज पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो फिर बहुत सिंपल है, स्टडी मटेरियल को तुम 2 से 3 बार पढ़ लो, स्लोली स्लोली अपना टाइम लगा के, रोज रोज आधा 1 घंटा स्टडी मटेरियल को 2-3 बार, एक बार हमने पढ़ लिया, कीवर्ड्स हमें अच्छे से याद हो गए और हमने ढेर सारी प्रैक्टिस कर ली, पेपर्स रिटन प्रैक्टिस कर ली, तो हमारा काफी सारा मतलब ऑडिट का प्रोसीजर, ऑडिट का जो एग्जामिनेशन है उसकी हेल्प हो जाएगी। सर बिल्कुल आपने सही बोला, ये जो पेपर प्रैक्टिस करने वाली हैबिट है ना वो बहुत जरूरी है अगर ये एग्जाम आपको क्लियर करना। इट इज नॉट अबाउट ऑडिट, सारे सब्जेक्ट्स की बात करें तो पेपर राइटिंग इज मस्ट, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और वो भी राइटिंग प्रैक्टिस। इनफैक्ट जितने पेपर्स लिखे वो सब स्टूडेंट्स को संभाल के रखने चाहिए। क्यों? उससे क्या फायदा होगा? आई यूज्ड टू डू व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, मैं सारे पेपर संभाल के रखती थी, और एक बार रिवीजन हो जाए ना पूरा, उसके बाद मैं उन्हीं पेपर्स के क्वेश्चंस पढ़ती, उन्हीं पेपर्स के, और खुद आंसर करने की कोशिश करती थी। क्या मेरा रिवीजन होने के बाद उन क्वेश्चंस जो पेपर में मेरे को पूछे गए थे, जो टेस्ट हुई थी हमारे, तो उसमें से मैं आंसर कर पाती हूँ कि नहीं, उससे आपको समझ आएगा कि कहाँ आपकी दिक्कत या कहाँ आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, कहाँ आपको किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। और अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो तुरंत आपको उसको पढ़ना है और उसे पढ़ के याद करके लिखना है। और जो गलती आप वो टेस्ट पेपर में इधर कर लोगे ना, आप रिवीजन करते समय, वो गलती आपकी दोबारा आईसीएआई के एग्जाम में नहीं होगी। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप डायरेक्ट आईसीएआई के एग्जाम में फाइनल करोगे ना राइटिंग प्रैक्टिस, तो आप समझ के चलो आप आधा लिख पाओगे और आधा आपको मतलब ऐसा लगेगा याद है पर लिख नहीं आ रहा, मतलब एकदम ऐसे दिमाग में आपको एक फीलिंग आएगी यार इधर मुझे एक पॉइंट था पर मुझे याद नहीं आ रहा। क्यों? पता है, क्योंकि आपने लिखा नहीं था। आपने अगर लिखा होता तो इजीली हो जाता। सर बच्चे ना बहुत अभी पता नहीं सीए में आके ऐसा सोचने लगते हैं नहीं राइटिंग का तो टाइम नहीं है, पर ये लोग 10th 12th में तो इतना राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, बोर्ड एग्जाम्स के पहले 10-15 पेपर्स लिख देते हैं, बट पता नहीं इनको सीए प्रोफेशन में आके राइटिंग प्रैक्टिस इनसे नहीं हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से मार्क्स कम आ रहे हैं। एब्सोल्युटली ट्रू मैम। लिखने का तो एग्जामिनेशन का सिस्टम जैसे नवकार में है वो तो सबको ही पता है अच्छे से, तो आई थिंक कि स्टूडेंट्स को उसी को स्टिक करना चाहिए एंड बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए। सो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी दैट यू टोल्ड मैम कि पेपर्स सारे जितने भी नवकार में हो चुके, बिकॉज ये चैप्टर वाइज टेस्ट होती है, फिर लर्न होते हैं, प्रीलिम्स होते हैं, इतने सारे होते हैं। तो जितने पेपर्स हो चुके वो सारे पेपर्स हमें संभाल के रखने चाहिए। आखिरी में हम उस पेपर में से एक बार कंप्लीट हो गया, हमने उसमें से रिवाइज कर लिया। सो दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। पर मैम एक इसमें तकलीफ है कि यार आपने ऐसा कहा कि आप उस टाइम पे ऐसा करते थे, पर आजकल का पेपर पैटर्न का उस टाइम जैसा है कि जहाँ पे फुल 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव है, अब तो 30 मार्क्स के एमसीक्यू है, विच इज अ गेम चेंजर। सो वेदर इट इज अ बून or whether it is, I mean, it is disadvantageous for the student? Sir, it depends on you only because obviously MCQs practice नहीं किए तो वो आपके लिए like disaster भी हो सकता है, पर अगर आपने MCQs अच्छे से practice किए हैं तो वही MCQs आपको maybe 60+ पहुंचाने में बहुत help करेंगे। कैसे? इनफैक्ट हमारे नवकार के स्टूडेंट्स, नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट से, नवकार इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को एमसीक्यू से डरने की जरा भी जरूरत नहीं। यू हैव hundreds and thousands of MCQs at your disposal in the application और very very easy to use and काफी टाइम आपका बच जाएगा। वो MCQs एक बार आपने सॉल्व कर लिए और सब आ गया तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यस, बिफोर सॉल्विंग MCQs रीड स्टडी मटेरियल ट्वाइस बिकॉज स्टडी मटेरियल में से ही MCQs बनाए गए हैं और MCQs शायद आपको 60+ स्कोर करने में बहुत मदद करेंगे। ऑलराइट मैम, नाउ टॉकिंग अबाउट द पेपर पैटर्न, जो मेरे हिसाब से तो भाई अभी ये जो 30 मार्क्स की एमसीक्यू है ना वो एक्चुअली एक वरदान है। ओके, इट्स अ बून एंड इट हैज बिकम सो इजी नाउ कि ऑडिट में हम बहुत बहुत आराम से पास हो सकते थे, जो हमारे टाइम पे तो सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट था।
it was considered as the most difficult one. So the whole paper, let me tell you about the paper pattern. जैसा मैम पूरा पेपर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. पार्ट 1 जो है वो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है और पार्ट 2 जो है वो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें 14 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा ट्रू एंड फॉल्स है. मतलब 14 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स है. दैट इज 30 मार्क्स हमारा जो हो चुका है एमसीक्यू, 14 मार्क्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, 44 मार्क्स का पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर हो चुका है और सिर्फ बचते हैं 56 मार्क्स. अच्छा, बचे 56 मार्क्स तो भी जिसमें से देखा जाए तो चैप्टर 10 दैट इज कंपनी ऑडिट, चैप्टर 9 दैट इज ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड चैप्टर 13 दैट इज ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज. इनमें से ही कम से कम 25 मार्क्स का पूछा जाता है. एटलीस्ट आउट ऑफ 56 मार्क्स 25 मार्क्स तो इन्हीं 3 चैप्टर में से पूछा जाता है. तो इट हैज बिकम वेरी इजी मैम. अच्छा, इसका मतलब सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि जो 44 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है उसमें से स्टूडेंट्स 20 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं और बाकी बचे 56 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव पेपर उसमें से 22 और ऑब्टेन करना है इनको 50 मार्क लाने के लिए. सो आई गेस ये जो पैटर्न आईसीएआई ने बनाया है एमसीक्यू वाला, दैट इज डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर स्टूडेंट्स. हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्वियसली सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं. वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरी चैप्टर बिकॉज एमसीक्यूज तो कहीं से भी कोई भी लाइन में से भी आ सकता है एंड पढ़ना सब पड़ेगा. हाँ, बट स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल रहेगी और जो स्ट्रैटेजी हम आपको अभी और आगे बताने वाले हैं, चैप्टर कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है. यस मैम, चैप्टर वाइज मैं यही पूछना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को सीक्वेंस जानने में बड़ा ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है कि चैप्टर वाइज क्या क्या करना चाहिए, मतलब किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना चाहिए, तो उसका प्लीज गाइडेंस दे सकते हैं. डेफिनेटली सर, फर्स्ट स्टूडेंट्स शुड मूव ऑन टू चैप्टर 1. ऑब्वियसली चैप्टर 1 से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए. एंड उसमें आता क्या है, ऐसे 200, it consists of 200, it consists of essay 210, it consists of essay 220, and of course the most important standard on quality control, that is SQC1. and ये सारे essays बहुत important है. तो chapter 1 starting में करना है, फिर आपको sequence में ही जाना है, chapter 2 पे जाना है. and chapter 2 consists of essay 300 and essay 320 which are again very important. Absolutely. So chapter 1 2, then comes chapter 3, चैप्टर 3 अगेन. एंड बिलीव मी सर, आपका क्या कहना है, चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है क्योंकि ये बेसिकली ऑडिट एविडेंस रिलेटेड है. बिल्कुल मैम, और उसमें तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा ऐसे पूछे गए, सबसे ज्यादा ऐसे, और जिनमें से एक ऐसे में से भी अगर कुछ मतलब आईसीए पूछना चाहती है तो इतने सारे क्वेश्चन है फ्रेम करने के लिए उस पूरे चैप्टर में से. डेफिनेटली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 में जो एसेस कवर होते हैं वो आई गेस ऐसे 230 है, 500 है, 501 है, 505 है, 510 है, 550, 560, 570, 580. मतलब ये सीक्वेंस जो इन्होंने चैप्टर 3 में डाली है, ये सीक्वेंस सारी इंटरलिंक्ड है. इंटरलिंक्ड इन द सेंस ऑडिट एविडेंस के लिए ही ये सीक्वेंस दी गई है. और उसमें से भी सर आई गेस ऐसे 230, ऐसे 500, ऐसे 505 एंड ऐसे 570 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ये 4 ऐसे एंड यस एंड डेफिनेटली ये 4 एसेस में से वो ज्यादा पूछेंगे. प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट से भी देखो एंड थियोरेटिकल व्यू पॉइंट से भी, आप ये चारों एसेस आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आते हैं. ओके, देन दे शुड गो फॉरवर्ड विद चैप्टर 4. चैप्टर 4 कंसिस्ट ऑफ essay 315 and which is also super important, from which one question will definitely come. So essay 315, chapter 4 is the 4th one. Then comes chapter 5. Chapter 5 is I guess essay 240. Essay 240 is chapter 5, that is fraud. And इन्होंने पूरा जो essay 240 है ना उसको एक चैप्टर ही बना दिया है. मतलब समझ लेना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, एक ही ऐसे है पूरा चैप्टर. चैप्टर 6, हाँ सर, चैप्टर 6 के बारे में सर आपका क्या कहना है, ये चैप्टर का कोई लेना देना है कि ये स्टैंड अलोन? दैट इज ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है उसमें से 4 मार्क का बिल्कुल आता है.
एंड बट इसका ऑडिट प्रोसीजर से लेना देना नहीं है। जैसा हम अभी आप जैसे सीक्वेंस की बात कर रहे हैं कि हमने पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत किया, फिर ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग है, ऑडिट एविडेंस सब कलेक्ट करने का डॉक्यूमेंटेशन वाला है, चैप्टर नंबर 4 है, ये सब सीक्वेंस है कि पहला स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है, तीसरा स्टेज है, चौथा स्टेज है, पांचवा स्टेज। पर ये जो 6 चैप्टर बीच में आता है ना, ये सीक्वेंस के मुताबिक नहीं चलता, तो हम 6 चैप्टर को थोड़ा बाजू में रख सकते हैं। बिल्कुल। ऑल राइट सर, तो 6 चैप्टर अभी हम साइड में रख रहे हैं। तो अभी हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू चैप्टर 7। चैप्टर 7 अगेन एक इंडिविजुअल चैप्टर, सैम्पलिंग नाम है उसका, और वो है एसए 530, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर 8 अगेन सीक्वेंस, everything is given in your ICAI module. Chapter 8 analytical procedure. Chapter 8 analytical procedure is essay 520. अच्छा सर, सब ऐसे हो गए क्या कि रह गया है कुछ ऐसे? मैम चैप्टर 11 वाला भी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट वाला, yes, very important. Chapter 11, yes sir, because it is our weapon. Our audit report is our weapon, और वो essays तो हमको सबसे ज्यादा अच्छे से करने हैं। yes मैम, तो राइट मैम, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑल दीज चैप्टर्स, जैसा आपने कहा सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 7 8 और 11, ये पूरा ऑडिट का पूरा सीक्वेंस हो गया, उसका पूरा प्रोसीजर हो गया कि कैसे शुरुआत करनी है, फिर कैसे प्लानिंग हो रहा है, फिर कैसे एग्जीक्यूशन होगा, कैसे रिपोर्टिंग होगा, एंड्स विद रिपोर्टिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट शुड फोकस ऑन द कंपनी ऑडिट, व्हिच इज वन ऑफ द चैप्टर्स विद द हाईएस्ट वेटेज, and it is an interesting one at that also. Okay, so company audit is also a very important chapter और ICAI के लिए बहुत प्यारा है मेरे हिसाब से, तो ये पूरा company audit वाला chapter. Then students can choose whatever chapters they want to do, because एक बार procedure आ गया और एक बार वो company audit का जो बहुत important वाला हमारा chapter हो गया, वो हो गया, उसके बाद students ये सारे जितने chapters है वो सब distinctive chapters है, standalone chapters है, तो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से वेटेज वाइज देख के, अपने टाइम के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से चैप्टर्स डिसाइड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से वेटेज वाइज अगर देखा जाए ना, तो दे शुड गो विद चैप्टर 13, दैट इज ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज विद स्पेशल फोकस ऑन गवर्नमेंट ऑडिट स्पेशली, एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स कैन स्टडी चैप्टर 9। नाउ चैप्टर 9 का वेटेज शायद चैप्टर 13 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट चैप्टर 9 जो है वो एक अलग ही, मतलब पूरा चैप्टर ही अलग है, मतलब एकदम अपनी दुनिया में खोया हुआ ऐसा लगता है। सो चैप्टर 9 जो है वो एकदम नेवर एंडिंग सब्जेक्ट जैसा है, वो दरिया जैसा है, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन जैसा आ सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो स्टूडेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी अनसर्टेनिटी विथ रिगार्ड्स टू चैप्टर 9। बट उन्हें करना क्या चाहिए, इसका बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। जितने भी बैलेंस शीट के कैप्शंस है, दैट इज असर्शंस है, जितने भी क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन यानी पीएनएल के जितने भी असर्शंस है, वो सारे असर्शंस को उन्हें याद करना है, समझना है, और जो चीज मार्क कराई गई है वो सारी चीजें एक बार पढ़ ले तो अपने हिसाब से, अपने लैंग्वेज में वो लोग डेफिनेटली लिख सकते हैं। चैप्टर 9 में तो मैं कहता हूँ बिल्कुल, आई मीन कीवर्ड्स जैसा भी इतना ज्यादा नहीं है, अपने लैंग्वेज में बहुत अच्छे से वो लोग लिख सकते हैं। इनफैक्ट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर जनरल अंडरस्टैंडिंग। कभी पूछ लिया उन्होंने ऑडिट ऑफ लीज्ड असेट, कभी उन्होंने पूछ लिया ऑडिट ऑफ हायर परचेज सिस्टम, कभी उन्होंने पूछ लिया ऑडिट ऑफ कंसाइनमेंट, कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच इज नॉट देयर इन दी बुक ऑल्सो। सो यू हैव टू बी रेडी, और बहुत जनरल आंसर इसका लिखना है। अनदर थिंग, अगर बच्चों को चैप्टर 9 के हिसाब से, क्योंकि उनको पता है कि सर 12 से 16 मार्क का कम से कम इसका वेटेज है, अगर चैप्टर 9 के मुताबिक अगर आपको थोड़ा प्रिपरेशन और ज्यादा करनी है, या आपको देखना है कि सर एक बार हम थोड़े और क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि जो आईपीसीसी है, दैट इज ओल्ड सिलेबस, इंटरमीडिएट वाला तो न्यू सिलेबस है, आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस का जो प्रैक्टिस मैनुअल है, जो अभी भी आईसीआई के बीओएस के नॉलेज पोर्टल में मिल जाएगा स्टूडेंट्स को, उस आईपीसीसी के ओल्ड सिलेबस में वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला जो चैप्टर है, वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। तो चैप्टर 9 भी उनका पूरा एक बार अच्छे से हो जाएगा, कोई अलग अलग तरह के भी क्वेश्चंस दिख सकते हैं। एंड फिर आखिरी में तो जो बचता है, दैट कम्स ऑडिट ऑफ बैंक्स ऑल्सो, ऑडिट ऑफ बैंक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑडिट ऑफ बैंक्स, और उसके बाद जो दैट इज चैप्टर 6 व्हिच इज ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ऑलराइट सर, थैंक यू। आपका जो सजेशन था चैप्टर 9 वाला वो बहुत ही अच्छा था। चैप्टर 9 में जो आईपीसीसी का इन लोग प्रैक्टिस मैनुअल है वो रिपीट, अगर वो रिवाइज करते हैं उसमें से, तो इनको काफी हेल्प होगी एग्जाम में वो 12 से 16 मार्क्स को गेन करने में।
सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनको लैंग्वेज की बहुत दिक्कत होती है, मतलब समझना एंड लिखना, उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो पहले तो लैंग्वेज लिखे कैसे, क्योंकि समझ भी तो आना चाहिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम लैंग्वेज का तो जैसा मैंने कहा कि स्टूडेंट्स एज सच अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो चलेगा, बट दे नीड टू यूज कीवर्ड्स जैसे प्रिवेंशन और डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल एंड असर्शन लेवल। मतलब ये तो हर बार ही आ जाता है, मतलब ये पूरा पूरा सेंटेंस है जो हर बार हम यूज कर ही सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं। सो ये कीवर्ड्स होते हैं, उसको मार्क करना, एकदम हाईलाइट करना है, अलग सा हाइलाइटर यूज कर लो मैं तो कहता हूँ, और उसको हाईलाइट करो। एंड अगर वो कीवर्ड्स भी और ऑडिट भी अगर 2 से 3 बार अच्छे से समझ के पढ़ लिया, समझ के पढ़ना है क्योंकि दिमाग में डिपॉजिट तो होना चाहिए, तो समझ के पढ़ लिया, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लिया, तो काफी अच्छे से ऑडिट लिख भी पाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको एक प्रेजेंटेशन भी बताता हूँ, आई विल बी शेयरिंग दिस थिंग। यहाँ पे एक मैं आरटीपी एमटीपी की बात करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। यस, देखिए काफी सारे बच्चे जैसे पूछते हैं कि सर हम चार्ट्स बना सकते हैं क्या ऑडिट में। मैं उन्हें कहता हूं अगर तुम्हारे पास टाइम है ना तो बनाओ, टाइम है तो बनाओ, ओके नहीं है टाइम तो फिर इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम है तुम लोग बना सकते हो तो बनाओ। ये जैसे है ये आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस है, ठीक है, एंड ये आरटीपी नवंबर 2018 में पूछा था, जहां पे सजेस्टेड आंसर में उन्होंने चार्ट बना के बताया था कि ये हमारे 7 अपने पॉइंट्स है, ये हमारे अपने 6 पॉइंट्स है, तो चार्ट बना के कर दिया। कर सकते हो बिल्कुल, प्रेजेंटेशन के मुताबिक भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इनफैक्ट दूसरी चीज, कुछ कुछ चीजों के अंदर हमारी कुछ जो है सेम रहते हैं, जैसे ये चैप्टर 3 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट एविडेंस जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट वाला। अच्छा, सब्सिक्वेंट इवेंट वाला जैसे ऐसे 560 का देखा उन्होंने कि अरे यार सब्सिक्वेंट इवेंट शब्द आया, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि सब्सिक्वेंट इवेंट का एक डेफिनेशन है, और डेफिनेशन हमने क्या किया, पेपर में लिख डाला। बहुत सिंपल, subsequent event का definition is very easy, guys. I mean the students know that because it is also similar to the events occurring after balance sheet date जो उन्होंने AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ओके तो वो सिंपल है। अच्छा, कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट यानी ऐसे 560 का उन्होंने क्वेश्चन आ गया तो उन्होंने ये लिख डाला। कोई गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन आ गया तो उन्होंने लिख दिया वही सेम कीवर्ड्स, वही सेम लाइंस जो हमारे यूज होते। यहाँ पे भी देखिए ये डेफिनेशन उन्होंने देखे सबसे पहले शुरुआत में, अकॉर्डिंग टू इट सब्सिक्वेंट इवेंट रिफर्स टू दोज इवेंट्स, यानी उन्होंने डेफिनेशन के साथ ही शुरुआत करी है। तो ये डेफिनेशंस अगर हम लिख दे तो हर एक क्वेश्चन के अंदर वही सेम चीज हो जाती है, इनफैक्ट आई बिलीव। तो दैट इज सर मेरे हिसाब से आपने जो अभी तरीका बताया उससे इनको एक चीज तो क्लैरिटी आनी चाहिए कि जो भी एसेज वाले चैप्टर हैं, जितने भी एसेज वाले चैप्टर है, उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, राइट, इतनी 4 या 5 लाइन होती है जो इंपॉर्टेंट होती है पूरे एसे के अंदर। वो ये लोग इनफैक्ट आईसीएआई का जो एमटीपी आरटीपी का सॉल्यूशन है ना, उसमें भी वो लोग है ना हर आंसर में उतना पार्ट लिख ही देते हैं। बिल्कुल, दिस इज व्हाट वी शुड नो कि हमें हर आंसर में स्टार्ट कैसे करना है और एंड कैसे करना है, और उसी को हमको फेच करना है कि ये आंसर 560 वाला जो अभी सर ने डिस्कस किया उसमें ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते क्या है, उसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करो एंड देन प्रोसीड विद द आंसर। डायरेक्टली आंसर स्टार्ट नहीं करना है, जस्ट एज यू डू इन कंपनी लॉ से कोई भी लॉ का पेपर लिखते हो, वैसे ही यहाँ पर आपको कुछ क्रक्स, कुछ प्रोविजन जैसा हो तो वो लिखो। जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज ऑडिट है, उसके अंदर भी आपको सेक्शंस वगैरह जो है वो लिख के ही स्टार्ट करो एंड उससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम अनदर थिंग इज कि प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स जो होता है ना कि यार दिखना कैसा चाहिए, वो प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर के बारे में आपका आप स्टूडेंट्स को आप कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन तो स्टूडेंट्स को पता है कैसा है। सो आप ही बताइए प्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा। यस सर, मैं बताऊं तो अगर इफ आई एम गेटिंग रैंक एट एनी लेवल, इतना मेरा जो पास्ट था, दैट मेरा जो मेन रीजन था रैंक आने का, एंड दैट वाज प्रेजेंटेशन। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, कि कोई दूसरा इंटेलिजेंट नहीं है, मैं यही बोलती हूँ आप पेपर लिखती हो, मैं पेपर लिखती हूँ, दोनों का पेपर लिखने का पैटर्न अलग है, और वो पैटर्न जिसका अच्छा था उसको मार्क्स ज्यादा मिले। बाकी आपको भी ऐसे 560 आता था, मुझे भी ऐसे 560 आता था, पर आपने लिखा अलग तरीके से, मैंने लिखा अलग तरीके से, और इसीलिए मुझे शायद 4 मार्क मिले तो आपको शायद 3 मार्क मिले, राइट। और वही हमको देखना है कि वो 1 मार्क का डिफरेंस क्यों आया।
और उसी का कारण एक रीजन हमने अभी जस्ट बताया कि एक बेसिक एक्सप्लेनेशन होता है वो आपको लिखना है, दूसरा पॉइंट्स में लिखना है आपको, क्योंकि आंसर्स को प्रेजेंट करना इज इम्पोर्टेंट, इससे ही जो पेपर चेक करे उस पर अच्छा इंप्रेशन आएगा। जितना हो सके पॉइंट्स में लिखो, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखो, बहुत ज्यादा लंबा आंसर मत लिखो, डोंट गो ऑन दी मार्क्स। सर ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की कि 5 मार्क है ना, हाँ सर बोर्ड एग्जाम्स में शायद ऐसा होता है शायद कि 5 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली वी नीड टू राइट 2 पेजेस और से 2.5 पेजेस, और वही मेंटालिटी स्टूडेंट्स पकड़ के रखते हैं। बट दिस इज नॉट योर से लोकल एग्जामिनेशन, दिस इज इंडिया लेवल एग्जामिनेशन, एंड यहाँ पर कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको लेंथ नहीं देखनी है, आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है 1 पेज, ऑलराइट, बट लिखो तो बहुत अच्छा लिखो। मैम कभी कभार तो स्टूडेंट्स जो है वो एग्जामिनर के पास जो सजेस्टेड आंसर है ना उससे भी ज्यादा लिख के आ जाते हैं, मतलब इतने स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उससे भी ज्यादा लिख के आ जाते हैं, एग्जामिनर खुद चौंक जाता है, बोले अरे इसको मैं कहाँ से मार्क्स दे सकती हूँ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा बच्चों को नॉलेज है और वहीं पर ईगो पे आ जाता है, तो शायद वो मार्क्स नहीं देते हैं। तो हाँ मैम मेरा तो एब्सोल्युटली यही मानना है कि अगर बहुत ज्यादा हम लिखते ना तो एग्जामिनर को ऐसा लगता है यार इतना कौन पढ़ेगा, छोड़ो ना, फिर वो एडहॉक मार्क्स ऐसे ही 2 मार्क 3 मार्क जो उसके मन में है वैसा दे देते हैं। दैट इज डेफिनेटली सर, हाँ आंसर्स एकदम पॉइंट पे ही होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। इनफैक्ट जैसे बच्चे वो पढ़ते हैं ना सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, ऑडिट, एविडेंस के बाद, यस वैसे ही उनके आंसर्स के मार्क्स वाइज उनको सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस देखना है। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत है। बिल्कुल मैम, हमने पूरा डिस्कस किया इस पूरे टॉक शो के अंदर अबाउट स्टार्टिंग, मतलब हमने स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया अबाउट ऑडिट कि लिखना कैसा है, मतलब मटेरियल कौन सा यूज करना है, हमने ये डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया कि हम प्रिपरेशन यानी मतलब जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस किया कि कितना ये पेपर पैटर्न के हिसाब से, जैसा आपने कहा कि जो 44 मार्क्स के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उस 44 मार्क्स में से अगर हमारे 28 मार्क्स जितने आ जाए तो, और इट्स इजी, ऐसा नहीं है कि भाई मुश्किल है ये बहुत कि 44 में से 28 लाना है और 56 में से खाली 22 लाना है, तो हमारे ये सीधे 50 मार्क्स आराम से हम कर सकते हैं। हमने वो पेपर पैटर्न के बारे में बात करी, हमने बात करी, आपने पूरा सीक्वेंस बताया कि किस तरह से हमें ये ऑडिट पढ़ना चाहिए, फिर हमने प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज सबके बारे में डिस्कस किया। So I guess that is enough, and with this we end the show over here, and I hope जितने points हमने यहाँ पे discuss करे हैं वो सब आप अपने preparation और exams में use करें। So all the very best for you guys for your exams and for your studies. Alright then guys, with this we end the show over here, and I hope जितने points हमने यहाँ पे discuss करे हैं वो सब आप अपने प्रिपरेशन एंड एग्जाम्स में यूज करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड फॉर योर स्टडीज। All right, study well guys, and remember it's not only about 3 months of preparation, I would say 9 months of preparation, because you are starting after clearing your CA foundation, you are putting your best efforts, but you need to write down all the preparation of 9 months in 3 hours. So plan it out प्रॉपरली, वो 3 आवर्स का प्लानिंग अच्छे से करो, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है, क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट किए जाते हैं, कैसे एंड किए जाते हैं। बाकी ये पेपर क्लियर करना बहुत इजी है, जस्ट लिखना आना चाहिए। अगेन आई एम एंडिंग विद ओनली वन थिंग, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर दिस पेपर। अगर आप कम से कम इसके 6 से 7 पेपर लिख लोगे, फुल कोर्स की बात कर रही हूँ, 6 to 7 पेपर्स कम से कम बोल रही हूँ, जितना ज्यादा हो वो आपकी मर्जी, बट 6 to 7 पेपर्स, अगर अभी आपके पास बहुत टाइम है, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, यूटिलाइज इट टू द बेस्ट। आपका वीक पॉइंट जो आप समझ रहे हैं वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा, और शायद अकाउंट से भी ज्यादा आप ऑडिट में मार्क्स फेच कर पाओगे, क्योंकि ये एक लिमिटेशन है। ये सर एक लिमिटेशन है, इसमें ज्यादा नहीं चेंजेस आ सकते। इसमें एक आंसर है, वो आपको पता है कि इस तरीके से लिखना है, बट अकाउंट्स में शायद कोई एंट्री में आप अगर अटक जाते हो तो शायद मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर इतना तो है कि यू नो समथिंग आउट ऑफ लाइक फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर,
Yes sir, and it is also like 3 hours में इनको लिखना आना चाहिए और वो 3 hours का प्रैक्टिस इनको पहले करना है 6 से 7 बार पेपर लिख के, तो वो 3 hours में इनको जरा भी टेंशन नहीं होगा एंड उनको ऐसा ही लगेगा जैसे हम नॉर्मल एग्जाम्स देते थे वैसे ही वो 3 hours की एग्जाम ऑन पेपर कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग दैट वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट आवर पेपर। मैम अभी तो ऐसे कोई लक्षण लगते नहीं है मुझे। Sir, because MCQs we never know, right? MCQs are such that direct भी आ सकते हैं, case study भी आ सकती है ना, तो हमको प्रिपेयर्ड रहना है हमारे साइड से। वी डोंट वांट लाइक ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, हमको एकदम डाउन टू अर्थ रहना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हमको यही समझना है कि हम स्टूडेंट है एंड सामने वाला हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है जो चेकर है, हमें उसको ऐसा समझाना है कि बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट, we are preparing ourselves for this subject। ऑडिट हम अच्छे से करेंगे फ्यूचर में और आपको वही चीज आपके पेपर में शो करनी है। वो 3 घंटे में चेकर आपसे इम्प्रेस हो जाना चाहिए कि yes you deserve to be a chartered accountant। Yes ma'am, totally। So all right, all the best students, stay home, stay safe, take care all of you, and this subject is very easy, take it positively। Thank you very much guys, all the best। If you like this video, share it with your friends, subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members, press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video, download NDI mobile app to get complete CA course online। We value your support। Thank you for watching।